हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो एम्स न्यू दिल्ली ने नोसेट 8 के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नोटिस के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नोसेट 8 में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, किस किस स्टेजेस में नोसेट होगा, अलॉन्ग विद डेट्स भी बताई गई है। साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 17 मार्च है। तो आप जा 17 मार्च तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर नॉर्सेट 8 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 पे मैट्रिक्स। तो नॉर्सेट 8 में आपको नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है, जिसमें जो पे होता है वो लेवल 7 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसके अंदर 9300 से लेकर 34,800 पे बैंड होता है विद ग्रेड पे ऑफ 4600, जो कि ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर आता है फॉर एम्स न्यू दिल्ली एज वेल एज अदर एम्स। नाउ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉर्सेट। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, अगर आपके BSc नर्सिंग की डिग्री की हुई है फ्रॉम द INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग की हुई है फ्रॉम INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके साथ साथ आप अगर आपने ये डिग्री करी है, साथ ही आपके पास रजिस्टर्ड RN नंबर होना चाहिए, जो कि स्टेट या फिर INC काउंसिल के अंदर जो भी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की बात होगी। दैन सेकंड कैटेगरी में अगर आपने GNM करी है तो GNM का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर। साथ ही आपका RN नंबर होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होता है एज ए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड INC। उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो अगर आपने GNM करी है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तभी आप ये नॉर्सेट 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, एज लिमिट की बात करें तो जितने भी एम्स है उसने अपनी एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। देन एप्लीकेशन फ़ीस में जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 3000 रुपीज़ है। जो SC ST और EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 2400 फ़ीस रखी गई है। एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जाम्प्टेड किया गया है, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और जो कैंडिडेट है वो किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एज़ पर योर प्रेफरेंस। उसके साथ हम ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि 2 स्टेजेस में लिया जाता है। पहले नॉर्सेट प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेता है तो वो मेंस के लिए एलिजिबल होता है। तो प्रीलिम्स की जो डेट है वो 12 अप्रैल 2025 है। तो प्रीलिम्स की डेट 12 अप्रैल रखी गई है। तो अभी जो एग्ज़ाम होगा वो 12 अप्रैल को होगा। देन जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, जो कि 2 मई को होगा। नेक्स्ट, कुछ जनरल कंडीशंस बताई गई है कि जो हमारे एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, जो जिसकी और वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म हम कहाँ से भर सकते हैं, जो एम्स की ऑफिशियल एग्ज़ाम वाली वेबसाइट है वहाँ से जाकर www.exam.ac.in पे जाकर आप ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं, जो कि 24/2 से भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट ये 17 मार्च तक भरे जाएंगे 5 बजे तक। तो अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सब इकट्ठा कर लीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रखने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और आपने फ़ीस भी भर दी है तो आप एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी जो एडिट पैनल है वो 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक खुला रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी पहले से सेलेक्ट कर दी है या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है तो आप फ़ीस भरने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे कि मैंने बात कर दिया कि क्लोज़ हो जाएगा बाय 5 PM ऑफ 17 मार्च। तो अपने इस डेट को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट्स है उसको इंश्योर करना है दैट द इमेजेस ऑफ फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइंस मेंशनड इन दी अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। तो जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है, जो कि रिकमेंडेड जो इमेज इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करनी है अपनी इमेजेस। तो जो भी एज़ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है उस बेसिस पे आपको ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा देना है। देन अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेकर उसमें लगाना लगाना है।
देन कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है कुछ ना कुछ कैटेगरीज़ के लिए, लाइक SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है बियॉन्ड 30 ईयर्स। जैसे मैंने बताया था कि 30 ईयर्स तक एज लिमिट रखी गई है, लेकिन जो SC ST कैटेगरीज़ है वो 5 ईयर्स बियॉन्ड तक भी ये नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर्स रखी गई है। देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स रखी गई है, लेकिन उनकी जो एज है वो 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर PWBD के साथ साथ OBC भी है तो 13 ईयर्स रखी गई है। PWBD के साथ SC ST है तो 15 ईयर्स रखी गई है, लेकिन सभी के लिए कैटेगरी क्या है कि आपकी एज 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक्स सर्विसमैन जो है तो उसकी लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रखा गया है। देन आगे अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो अगर आप OBC या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना OBC सर्टिफिकेट आपको बना लेना है, और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बना लेना है, और लास्ट में इसके एनेक्शियर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट्स बनाना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो अपना डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन। तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, और वही आपको लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम पे। और कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी वेरीफाई किए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 सक्सेसिव स्टेजेस में लिया जाता है, स्टेज 1 और 2। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी होता है, सेकंड में मेंस एग्ज़ाम होता है। तो स्टेज 1 प्रीलिमिनरी में की स्कीम क्या होती है? द नॉसेट इज़ टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट क्वालिफाइज द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द स्टेज 2। जो भी इस कैंडिडेट नॉसेट प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो अलाउड होते हैं अपने अपीयर होने के लिए स्टेज 2, जबकि मेन्स एग्ज़ाम होता है उसके लिए। नॉर्सेट प्रीलिमिनरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द मेरिट रैंक फॉर फाइनल सिलेक्शन। जो इसकी ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की 90 मिनट्स होती है। इसके अंदर 100 MCQs पूछे जाते हैं ऑफ 100 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। तो 100 MCQs विथ 1 मार्क्स ईच होता है, जिसमें वही MCQs में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें से 20 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज से आते हैं एंड 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग कोर्स में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पे आते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, तो -1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। और इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में बांटा गया है, और हर एक सेक्शन की 18 मिनट ड्यूरेशन है, और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन, 5 सेक्शन विथ 20 क्वेश्चन ईच। तो इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जब आपकी 90 मिनट ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी। तो जो हर एक सेक्शन है वो 1 बाय 1 अपीयर होगा इन 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। तो आपको अपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट है जो एक्टिव सेक्शन है उसी के अंदर करना है। अगर आप एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन छोड़ दो तो आप उस सेक्शन पर वापस नहीं जा सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे नॉर्सेट प्रीलिम्स के लिए वो 50 परसेंटाइल होंगे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए। देन 45 परसेंटाइल फॉर OBC एंड 40 परसेंटाइल फॉर SC और ST कैटेगरीज के लिए। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें एडिशनल 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट मेंस की बात अभी हम नहीं करते, तो अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो सिलेबस में यही कहा गया है कि जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो कि एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है वही आपका सिलेबस होगा। मतलब जितना भी आपने कोर्स में स्टडी करा है 4 ईयर्स BSc कोर्स में, तो वो सारा सिलेबस के अंदर आएगा। साथ ही जनरल नॉलेज के जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे। देन मेरिट लिस्ट और एलोकेशन कैसे होगा? तो ये सिर्फ जो स्टेज 2 नॉर्सेट मेंस के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सीट एलोकेट की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें बस यही बताया गया है कि आपको इलीगल चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। एग्जामिनेशन के टाइम पे आप कॉपी नहीं कर सकते किसी का आंसर, कोई भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स और आपने जो फेक डॉक्यूमेंट्स आप अपीयर नहीं कर सकते वहाँ पे। कोई भी आपने क्वालिफ़िकेशन
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरी है जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसमें आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स नहीं होनी चाहिए और इररिलेवेंट फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और एक्चुअल फ़ोटो सिग्नेचर ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ बता रखी है चीज़ें, आप पढ़ लेना इसको। चीटिंग के बारे में, लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सब बता रखे है इसके अंदर। बाकी लास्ट में इन्होंने कुछ एनेक्शर्स दिए गए हैं जिसमें इसमें लिस्ट ऑफ एम्स दी गई है, जहाँ पे वेयर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर मे बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। तो ये हर एक एम्स के लिए उनकी वेबसाइट का लिंक इसमें दे रखा है, साथ ही साथ एड्रेस भी दे रखा है। तो आप जो भी एम्स में लेना चाहते हैं जॉब, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन, वैकेंसीज वगैरह। आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस एनेक्शर। तो लास्ट में आपको ये कुछ और एनेक्शर दिए गए हैं कि पीडी कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या होना, मतलब कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और इसके साथ साथ ओबीसी के लिए भी दिया गया है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रखी है कि आपको अगर किसी के पास फिज़िकल लिमिटेशन है तो ये लेटर आपको अंडरटेकिंग में देना है कि आपको अगर कंपनसेटरी टाइम चाहिए एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए, तो इसको आपको फिल करके पूरे साइन करना है। देन फिज़िकल लिमिटेशन के लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें ये सब आप देख लेना, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसमें सब एनेक्शर्स में दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या परफॉर्मा होना चाहिए। अपना ये परफॉर्मा आपको ध्यान में रखते हुए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। तो यही एलिजिबल होगा 9-8 में, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कैटेगरी वेरिफिकेशन के लिए जाओगे फिज़िकली, तो ये सब होगा। तो यही सब इसमें बताया गया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स रह गए हैं जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से अपने नोट सेट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि नोट सेट का एग्ज़ाम ईजी होगा इस बारी, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ओके, देन बाय।